नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 14वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको MCQ के फॉर्मेट में यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फतेहपति शाह के समय रचित कृतियों को उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। फतेहपति शाह के दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे, उन्होंने कई सारी रचनाएं करी, उनका अपने सही मिलान यहां पर करना है। जो जटाधर थे, जिन्हें जटाशंकर भी कहा जाता है, इनकी रचना का नाम क्या था? इनकी रचना का नाम था फतेह शाह कर्ण, ठीक है, या फतेह शाह कर्ण भी इसे लिखा जाता है। दूसरे कवि हैं रतन कवि। रतन कवि को क्षेमराज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना का नाम क्या है? रतन कवि की जो रचना है इसका नाम है फतेह प्रकाश। इसी प्रकार रामचंद्र हैं, इनका पूरा नाम रामचंद्र कंडियाल है और इनकी रचना है फतेह शाह यशोवर्णन। और अंत में आते हैं सुखदेव, पूरा नाम सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है वृत्त विचार। एक रचना और है वृत्त कौमुदी। ये रचना किसकी है? यह रचना मतीराम की है। तो इन 5 रचनाओं को आपने याद करना है। कई सारी रचनाएं हुई, लेकिन ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही क्रम क्या होगा? पहले का आंसर 2 है, दूसरे का आंसर 1 है, तीसरे का आंसर 3 है और चौथे का आंसर 4 है। 2 1 3 4 हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संदर्भ में नगर कोटियों का नरसंहार निम्न में से किस सुब्बा ने करवाया था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोरखा यहां पर जीत चुके थे और उनका जो राजा होता था वो नेपाल में बैठता था, नेपाल से शासन करता था। यहां पर जो उसके शासन करते थे उनको सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था। तो सवाल आपका यह है कि जो नगर कोटियों का नरसंहार हुआ वह किस सुब्बा के द्वारा करवाया गया था? नगर कोटियों का नरसंहार क्या था? देखिए, नगर कोट से कई सारे लोग कुमाऊं क्षेत्र में, खासकर जो पाली परगना, सोर परगना, बारामंडल परगना, वहां पर काम करने के लिए आते थे। भाड़े पर उनको काम करने के लिए लाया जाता था। कुछ नगर कोट के निवासी वहीं पर परमानेंट रूप से बस गए थे। जो वहां पर बसे थे बाहर से आकर के, उनके ऊपर डाउट था गोरखाओं को कि ये हमारे प्रति उतने ईमानदार नहीं है, ये हमारे खिलाफ जनता को भड़काते हैं। तो एक गोरखा सुब्बा ने क्या किया, उन पूरे इलाकों में जितने नगर कोटिया जो बाहर से लोग आए थे उनकी गणना करवाई और एक मंगलवार की रात को उन सब की हत्या करवा दी। इसी को कहा जाता है नगर कोटियों का नरसंहार। और इस घटना को किस व्यक्ति के द्वारा, किस सुब्बा के द्वारा करवाया गया था? इसे काजी नरसाही ने करवाया था। यह गोरखाओं का दूसरा सुब्बा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। इसके बाद एक कहावत भी इससे रिलेटेड यहां पर प्रचलित हुई कि मंगल की रात और नरसाही का पाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चंदों के 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? देखिए, चंदों की ने अलग अलग प्रकार के, कई सारे प्रकार के इन्होंने टैक्स लगाए थे। चंद राजाओं ने भी उनकी कर व्यवस्था को 36 रकम 32 कलम कहा जाता था। माना जाता था उनके काल में लगभग 68 प्रकार के अलग अलग टैक्स थे। हालांकि टोटल 68 नहीं थे, लेकिन उनकी व्यवस्था को यह कहा जाता था। चंदों की इस कर व्यवस्था को खत्म किया था गोरखा शासकों ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गोरखाओं ने चंदों के जो कर थे कुछ को रिपीट किया और कुछ अपने उन्होंने नए कर यहां पर लगाए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। किस चंद के काल में करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना शुरू कर दिया था? तो कौन सा वो चंद शासक था जिसके डर के मारे, जिसके करों से डर करके, क्योंकि उसने अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे थे उसके काल में, उस वजह से लोगों ने क्या किया, खेतों में खेती करना ही बंद कर दिया और अपने ही मकान की छतों पर वो खेती करने लगे। यह काल था लक्ष्मी चंद का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, लक्ष्मी चंद के काल में जो पूरा प्रशासन देखता था वो कौन देखता था? सत्य गोसाई देखता था। उसी के द्वारा अलग अलग प्रकार के कर यहां पर लगाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था?
तो गोरखाओं के द्वारा शुभ अवसरों पर, शादी विवाह पर कौन सा टैक्स लिया जाता था? ये लेते थे टीका भेंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। निम्न में से कौन सा कर जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था? यानी अगर दो व्यक्ति हैं जैसे ए और बी, ए कोई जमीन बेच रहा है बी को, तो जमीन प्राप्त करने वाला कुछ राशि टैक्स के रूप में एक साथ देगा गोरखाओं को, और उस कर को कहा जाता था पगड़ी कर। इसे पगड़ी कर या पगड़ी कर भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही बात है। तो जमीन जायदाद को जब खरीद बेच होती थी तो प्राप्त करने वाला यानी जो खरीदार होगा वो एक मुश्त राशि देता था, जिसे कहा जाता था पगड़ी या पगड़ी कर। ठीक है। पंचखत कर की बात करें तो ये किस प्रकार का कर होता था? पंचखत कर गोरखा काल में जाति विरुद्ध कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनके ऊपर जो पंचायत कर लगाती थी उसे पंचखत कर कहते थे। ठीक है। जानिया सुनिया कर की बात करते हैं। राज्य कर्मचारियों से लगान के बारे में अगर आप कोई सवाल करते हैं, लगान से जुड़े सवाल करते हैं, तो उसके बदले में आपको ये वाला टैक्स देना होता था। और कल्याधन या जिसे कल्याण धन भी कहा गया है, यह क्या होता था? अगर किसी को जमीन में गाड़ा हुआ धन मिलता है तो उसको भी उसे कहां देना पड़ता था? गोरखाओं को देना पड़ता था। ठीक है। गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था? तो युद्ध के समय हर नौजवान से वो कौन सा कर मांगते थे? वो मांगते थे मांगा कर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए, गोरखा काल में जो मांगा कर होता था युद्ध के समय तात्कालिक कर के रूप में इसे लिया जाता था और हर नौजवान से यह कर लिया जाता था 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है सोनिया फागुन त्योहारों और उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में किन राजाओं से संबंधित था? देखिए, सोनिया फागुन की अगर हम बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का टैक्स था, गोरखाओं से संबंधित है। गोरखा काल में त्योहारों और उत्सवों का जो खर्च होता था वो भी जनता के द्वारा ही दिया जाता था। इस कर के अंतर्गत यानी इस कर को कब वसूल किया जाता था? त्योहारों से जुड़ा हुआ। इसके तहत गोरखाओं के द्वारा भैंस बकरे आदि वे लिया करते थे। तो उत्सवों का खर्च किस कर से होता था? वो इसी कर से होता था। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि उत्सवों के दौरान या उत्सवों को मनाने के लिए कौन सा कर लेते थे? सोनिया फागुन कर। नेक्स्ट है कुमाऊं के बुनकरों से लिया जाने वाला टानकर को निम्न में से किस सुब्बा ने लगाया था? गोरखाओं ने कपड़ा कर, जिसे टानकर या टांड कर भी कहा जाता है, इसको भी लगाया था। और इस कर को किनके ऊपर लगाया था? क्योंकि ये कपड़ा कर है तो बुनकरों के ऊपर इसे लगाया गया था। ठीक है। जो हिंदू और भूटिया बुनकर थे उनके ऊपर। और यह जो टानकर है इसे रुद्रवीर ने लगाया था, जो गोरखा सुब्बा था। 1802 के आसपास ये गोरखा सुब्बा यहां पर बना, कुमाऊं में कुछ समय के लिए बना, कुछ महीनों के लिए बना, और इसने एक नया कर यहां पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेगार के संदर्भ में कुमाऊं के किस सुब्बा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ सिर पर रखो। यह कथन गोरखाओं का है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए कि किस गोरखा का यह कथन है, तब आप कहेंगे अजब सिंह खवास का कथन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अजब सिंह खवास जो था ये 1799 के आसपास गोरखा सुब्बा यहां पर बना था। इसने उनसे सामान भी ढुलवाया और जो मना करते थे उनके लिए यह कथन कहा गया कि ब्राह्मणों के सिर्फ पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजा जाता, इसलिए बोझ कहां पर रखा जाए? सिर पर रखा जाए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था को शुरू किया था? बीसी व्यवस्था यानी 20 नाली जमीन पर 1 रुपए टैक्स लेने की व्यवस्था, यानी भूमि बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से किया गया है। और भूमि बंदोबस्त किस गोरखा ने किया था? जोगामल ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है। भूमि बंदोबस्त इसने किसके लिए किया था? ताकि स्थानीय जनता से ज्यादा ये वसूली कर सके। और 20 नाली पर 1 रुपए का टैक्स इसने लगाया, जिसे बीसी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जोगामल ने कुमाऊं के अंदर एक नया टैक्स भी लगाया था, मुंडकर। क्वेश्चन बनेगा मुंडकर किसने लगाया? तब आप कहेंगे जोगामल ने। अलग अलग कर भी इसी के द्वारा गोरखा काल में जो शुरू किए गए थे स्टार्टिंग में, जिसमें मांगा कर था, गरही पिछही कर था, वो सब आदि। गोरखा काल में शिल्प कर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शिल्पकर्मी जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था मेझारी कर।
ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लिया जाता था? जो दुधारू पशुओं के मालिक होते थे उनसे लिया जाता था घी कर, और अगर किसी ने कोई छिपाई है अपनी संपत्ति को और अगर उन्हें गोरखाओं को पता चल जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता था, जिसे कहते थे बहता कर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गोरखा काल में जो राजस्व कर्मचारी होते थे उनको सैलरी देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए खस जमींदारों से जो टैक्स लेते थे उसे अदनी कर कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका पूरा नाम है अदनी दफ्तरी कर। ठीक है, और ये लिया जाता था जनता से किसके लिए? राजस्व कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। जो सैनिक होते थे, सैनिकों का वेतन किससे दिया जाता था? पुंगाड़ी नामक कर, जो एक भू कर था, भूमि कर था, इससे दिया जाता था सैनिकों का वेतन। ठीक है, गोरखा काल में मौकर क्या था? तो गोरखा काल में मौकर क्या है? मौकर एक प्रकार का गृह कर था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था? तो पहाड़ी पशुचारकों से दोनिया कर लिया जाता था गोरखा काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो घरेलू कर है, यह नाम से ही आप बता देंगे, इसे भी हर घर के हिसाब से वसूल किया जाता था। अगर आपने कोई मकान बनाया है तो उसका आपको हर साल हर महीने टैक्स देना होगा। केरू कर की बात करते हैं, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगर कोई सामूहिक कार्य करवाना है तो उसके लिए यह टैक्स देना होता था। तो सामूहिक कार्यों के लिए एक धार्मिक कर था। कौन? केरू कर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वक्षयात, कल्याण धन, केरू, घरेरू आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो हमने घरेरू को देख लिया, हर घर पे लगता था। केरू को देख लिया, एक धार्मिक कर था जो सामूहिक कार्यों के लिए लिया जाता था। कल्याण धन को ऊपर मैंने आपको बताया कि गाड़े जो धन होता था, गाड़ा हुआ धन जो जमीन से मिलता था, उसमें से भी देना पड़ता था। और वक्षयात यानी एक प्रकार की ये बख्शीश होती थी। सभी कर किसके हैं? ये गोरखाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। अंग्रेजों ने 1795 में किसे नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था? देखिए, अंग्रेजों ने नेपाल की स्थिति का पता लगाने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा था। एक व्यक्ति को 1795 में और एक व्यक्ति को 1802 में। 1795 में इनके द्वारा किसे भेजा गया? मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा गया। और 1802 में इन्होंने कैप्टन नॉक्स को भेजा था। तो दोनों को याद करेंगे, ये 1795 और ये 1802। आपको 1795 का पूछा है तो सी इसका उत्तर होगा। किस वर्ष गवर्नर जनरल मिंटो ने गोरखाओं से अल्मोड़ा के वनों से चीड़ प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी? वाइसरॉय उस समय मिंटो था, मिंटो प्रथम इसको कहते हैं। दूसरा मिंटो मौर्य मिंटो सुधार के समय आता है। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल ने गोरखाओं से चीड़ वृक्ष वनों से चीड़ प्राप्त करने की या इनसे चीड़ वृक्षों से लीसा प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी? वो था मिंटो। और इसने किस वर्ष यह अनुमति मांगी थी? 1809 में मांगी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब करी गई थी? देखिए, अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नवंबर 1814 में करी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। 1 नवंबर 1814 को जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जिसे कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके द्वारा युद्ध की घोषणा करी गई। लॉर्ड हेस्टिंग को लॉर्ड मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि उस समय लिखा गया है पुस्तक में कि गवर्नर जनरल देश का जो उस समय था लॉर्ड मोइरा, उसने युद्ध की घोषणा करी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग। तो एक ही व्यक्ति है दोनों, इसे ध्यान रखना। युद्ध का कारण क्या था इन दोनों के बीच में? युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो आपका गोरखपुर के नजदीक जो पड़ता है बुटवल प्रांत, ये था। अंग्रेज इस पर अपना अधिकार लगाते थे, पहले अंग्रेजों के अधिकार में था, गोरखाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1813 में मिंटो ने गोरखाओं को पत्र भी लिखा कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और अंततः नवंबर 1814 में युद्ध की घोषणा यहां पर हो जाती है। युद्ध के लिए कौन कौन से सेनापति आते हैं, कौन किन
अधिकारियों को भेजा जाता है, युद्ध का परिणाम क्या रहा, संधि कौन कौन सी हुई हैं, उन सबको हम अगली क्लास में यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। गोरखा काल में हम चल रहे थे, अब हमने अंग्रेजों और गोरखाओं के युद्ध की बात यहाँ पर कर ली है। कल इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, जो हमारी अगली क्लास इसकी होगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।